हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल 43 ऑफ डीपीएसपी, आर्टिकल 43 ए और आर्टिकल 43 बी। बेसिकली हम तीन आर्टिकल्स देखने वाले हैं, ठीक है। और ये तीनों ही आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। मैंने ये प्रयास किया है कि मैं इस लेक्चर को शॉर्ट रखूं, बट एट द सेम टाइम इतना कॉम्प्रिहेंसिव रखूं कि इन तीन आर्टिकल से रिलेटेड जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए, ठीक है। इन तीन आर्टिकल्स को देखने और सुनने के बाद आप इनलाइटन फील करें इनके प्रोविजंस और इनके जो भी नॉर्म्स हैं उनको लेके। मैंने उस बात का पूरा ध्यान रखा है। अगर मैं आर्टिकल 43 की बात करूं तो ये कहता है लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, ओके। और अगर मैं आर्टिकल 43 के ओरिजिनल टेक्स्ट को पढूं तो ये कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी अदर वे टू ऑल वर्कर्स वेदर एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और अदरवाइज, okay, or otherwise any work, a living wage, condition of work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industry on an individual or cooperative basis in rural areas. ऑल राइट। हम इस पूरे आर्टिकल 43 को वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, सब समझेंगे। अब पहले आप इसको देखो कि आर्टिकल 43 ये कह रहा है स्टेट का मतलब सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो जो सरकार हैं उन्हें ये प्रयास करना चाहिए कि वो सिक्योर कर सकें बाय सुटेबल लॉ या लेजिस्लेशन या कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बना के या किसी भी अन्य रूप से। यानी आर्टिकल 43 सरकार को निर्देश दे रहा है कि सरकार को प्रयास करना चाहिए कि वो सिक्योर कर सके, ठीक है। जो भी आर्टिकल 43 में जो बातें कही गई हैं उनको सिक्योर करने के लिए सरकार सुटेबल लेजिस्लेशन या लॉ बनाए या कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाए या किसी अन्य तरह के जो भी प्रोविजंस हैं उन सब को बनाए, ठीक है। क्या इंश्योर करने के लिए? जो लिविंग टू इंश्योर like living wage, condition of work that should be suitable for decent standard of life, to ensure full enjoyment of leisure time and to ensure that workers enjoy their social and cultural opportunities, ठीक है। तो इन मामलों के फुलफिलमेंट या इनको सिक्योर करने के लिए सुटेबल लेजिस्लेशन या कोई आर्थिक संस्था बनाए या अन्य तरीकों से, ठीक है, उन सभी वर्कर्स के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चरल वर्कर हों यानी फार्म पे काम करते हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर हों या वो किसी अन्य जगह पे एम्प्लॉयड हों। तो आर्टिकल 43 सभी वर्कर्स के लिए बोल रहा है, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, मिल और एनी काइंड ऑफ वर्कर एट एनी वर्क प्लेस, ठीक है। उनको लिविंग वेज देने के लिए, उनको बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क देने के लिए, ठीक है, उनको अपनी लाइफ को एंजॉय करने का लेज़र टाइम देने के लिए, उन्हें अपने कल्चरल और फेस्टिवल चीज़ों को एंजॉय करने की अपॉर्चुनिटी, इन चीज़ों को प्रदान करने के लिए सरकार को सुटेबल लॉ या लेजिस्लेशन या कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी सरकार प्रयास करके इन्हें फुलफिल करे। साथ ही साथ आर्टिकल 43 ये कह रहा है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट, यानी सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि वो प्रमोट करे कॉटेज इंडस्ट्री को इंडिविजुअल बेसिस पे या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऑन ग्रुप बेसिस। यानी कि देखिए कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, दीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, छोटी मोटी ग्रामीण इलाकों में छोटी मोटी कोई स्मॉल मीडियम माइक्रो इंटरप्राइज है, ठीक है, कोई छोटी मोटी प्रोडक्शन यूनिट या कोई मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो किसी इंडिविजुअल को सरकार ट्रेनिंग दे, ठीक है, सरकार उसको माइक्रो लोन्स दे ताकि वो कॉटेज इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सके। और देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कलेक्टिव बेसिस पे बनते हैं, यानी ग्रामीण इलाकों से कुछ लोग जिनका कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है वो लोग एक साथ मिल के अपने लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं।
तो आर्टिकल 43 इन तमाम चीज़ों के लिए कि कॉटेज इंडस्ट्री इंडिविजुअल बेसिस पे या कोऑपरेटिव बेसिस पे, तो अगर कोई कॉटेज इंडस्ट्री कोऑपरेटिव बेसिस पे या कलेक्टिव बेस पे बनती है तो दैट इज़ नथिंग बट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इटसेल्फ। तो ये सारी बातें आर्टिकल 43 के अंदर हैं। तो सरकार को सभी वर्कर्स के लिए लिविंग वेज इंश्योर करना चाहिए। देखिए लिविंग वेज का क्या मतलब है। लिविंग वेज का मतलब है कि जो वर्कर है उसको इतना वेज या सैलरी मिलना चाहिए कि वो अपने जो भी नेसेसिटीज़ या जो अपने लाइफ को डे टू डे लाइफ को जीने के जो एक्सपेंडिचर हैं उनको फुलफिल कर सके। अब आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक एग्जांपल से, अगर आप होल सेल प्राइस इंडेक्स WPI बेस्ड इन्फ्लेशन को देखें तो 2012-13 में, ठीक है, जितने सामान आप 100 रुपये में खरीद सकते थे, अगर आप 2020-21 की बात करें तो उन सामान को खरीदने के लिए आपको 147 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 143 से 147 के बीच में। ठीक है, मतलब मैं एक तरह की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रख रहा हूँ। यानी कि 2012-13 में जो आपको कुछ सामान खरीदने के लिए 100 रुपये पे करना पड़ता था, उन सेम सामान को उस सेम क्वांटिटी में खरीदने के लिए अगर आप 2021 में खरीदें तो आपको 143 से 147 रुपये के बीच में कहीं पे करना पड़ेगा। यानी कि जो अगर मान लीजिए कोई वर्कर अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए 2012-13 में 100 रुपये पर्याप्त था, तो सेम नेसेसिटीज़ को आज वो अगर वर्कर फुलफ़िल करना चाहिए तो इन्फ्लेशन की वजह से जो महंगाई बढ़ी है, जो उसको पैसा चाहिए उन्हें ख़रीदने के लिए, वो 143 से 147 के बीच में। ओके, सो इसी को लिविंग वेज, यानी कि जब भी देखिए इकॉनमी में इन्फ्लेशन, हर इकॉनमी में इन्फ्लेशन होता है और इकॉनमी में मॉडरेट इन्फ्लेशन होना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट या प्रमोट करता है। तो जैसे जैसे समय के साथ महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की आमदनी या लोगों की वेज या सैलरी भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, इसे ही लिविंग वेज कहते हैं। ठीक है, और लिविंग वेजेस को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने तमाम एक्ट बनाए हैं, वो सब मैं बताऊंगा। देखिए लिविंग वेज, बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क, ठीक है, ताकि वर्कर एक डिसेंट लाइफ या बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंजॉय कर सकें। ठीक है, लेजर टाइम, सोशल इंजॉयमेंट, कल्चरल इंजॉयमेंट, इनके लिए जो एक्ट बने हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले इनका मतलब देखते हैं। तो लिविंग वेज मैंने आपको बता दिया। अब कंडीशंस ऑफ वर्क दैट इंश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, तो यानी वर्कर्स को ऐसे कंडीशन ऑफ वर्क मिलनी चाहिए, यानी उनके वर्क प्लेस पे ऐसे कंडीशंस या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए कि उनको एक डिसेंट लाइफ मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जब मैंने आपको आर्टिकल 42 को पढ़ाते समय मैंने कहा था कि आर्टिकल 42 कहता है गवर्नमेंट शुड इंश्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एट वर्क प्लेस एंड मैटरनिटी रिलीफ फॉर वीमेन। ओके, इस संदर्भ में आर्टिकल 42 बनाया गया। तो वहाँ पे जब मैंने जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क जब मैं आपको बता रहा था, उसमें मैंने आपको द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पढ़ाया। अब यहाँ भी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 उतना ही रेलेवेंट है। कैसे? देखिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में क्या कवर था कि दिस एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इंश्योर हेल्थ ऑफ वर्कर्स, सेफ्टी एट वर्क प्लेस, ठीक है, लीव, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एंड वर्किंग आवर्स। अब आप ये समझिए कि कोई वर्कर अगर डिसेंट लाइफ जीना चाहता है तो उसकी वर्किंग आवर्स लिमिटेड होनी चाहिए। तो फैक्ट्री एक्ट में हमने देखा था कि एक वर्कर को एम्प्लॉयर एक वीक या एक सप्ताह में 48 यानी 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम के लिए वर्क नहीं करा सकता और एक दिन में 9 आवर्स से ज़्यादा वर्क नहीं ले सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है उस व्यक्ति के लिए डिसेंट लाइफ जीने के लिए, बिकॉज अगर इससे ज़्यादा वो व्यक्ति काम करेगा तो उसकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगी। ठीक है, वो व्यक्ति बहुत स्ट्रेस्ड हो जाएगा, उसके अंदर जो उसकी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग हैप्पीनेस है वो डिस्टॉर्ट या ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ वर्किंग कंडीशन, यानी अगर व्यक्ति एक क्लीन वर्क प्लेस में है जहाँ पे उसको क्लीन टॉयलेट फैसिलिटी है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ हैं, क्लीन इन्वायरमेंट, वेंटिलेशन है, वहाँ पे वो व्यक्ति सेटिस्फाइड, उसकी जो हेल्थ है
वो बेहतर रहेगी और उसके डिसेंट लाइफ के लिए ज़रूरी है। आप किसी वर्कर को उसके वर्क प्लेस पे इन सुविधाओं से डिप्राइव कर दो, फिर देखो उसकी पहले साइकोलॉजिकल वेलबींग चली जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे उसका हेल्थ भी ख़राब हो जाएगा। साथ ही साथ आप देखो कि सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है उसके डिसेंट लाइफ के लिए। अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है या उसका हेल्थ डिटेरियोरेट करता है तो फिर डिसेंट लाइफ या एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड कहाँ से इंसान को मिलेगा। सो आप देखो कि जो मैंने फैक्ट्री एक्ट 1948 वहाँ आपको लेंदी पढ़ाया था, वो आर्टिकल 43 के लिए उतना ही रेलेवेंट है। इनफैक्ट जो प्रोविजंस मैंने, जो एक्ट मैंने आपको आर्टिकल 42 में पढ़ाया, वो एक्ट आर्टिकल 43 को भी फुलफिल करते हैं। तो एक तरह का कह लीजिए कि उन इन सभी एक्ट का एक ओवरलैपिंग सिग्निफिकेंस है आर्टिकल 42 43 के केस में। अब हम और बातें देखते हैं। तो कंडीशंस ऑफ वर्क में और बेटर लाइफ के लिए मैंने कहा था लिविंग वेज ज़रूरी है डिसेंट लाइफ के लिए, ठीक है। साथ ही साथ एक डिसेंट लाइफ के लिए आपको सोशल सिक्योरिटीज़ भी ज़रूरी हैं। लाइक आपको प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिले, आपको पेंशन की सुविधा मिले, ठीक है। तो आप नेशनल पेंशन स्कीम का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको पीएफ के अलावा ग्रेचुटी, तो ऐसे तमाम या फिर जो अदर वर्क प्लेस पे कॉम्पनसेशन या अदर अलाउंसेस हैं, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक डिसेंट लाइफ के लिए। और और अब इसमें देखिए जो एक टर्म है फुल इंजॉयमेंट ऑफ लेजर। आप देखिए लेजर का मतलब होता है खाली वक्त। हर एक वर्कर को, हर एक व्यक्ति को खाली वक्त यानी लेजर टाइम की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि वो अपनी सोशल लाइफ एंजॉय कर सके, अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय कर सके, अपने बीवी बच्चों के साथ कुछ वक्त बिता सके, उन्हें प्यार कर सके। साथ ही साथ लेज़र टाइम उसे मिलना चाहिए ताकि वो अपने कुछ पैसन की चीज़ें कर सके, ठीक है। वो अपने मन पसंद की कुछ चीज़ें कर सके, अपने आप को एक अच्छी नींद दे सके, कुछ रिक्रिएशन कर सके अपना, ताकि उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग और उसका हेल्थ इम्प्रूव रहे, कुछ मेडिटेशन कर सके उस खाली वक्त में, एक्सरसाइज कर सके। तो लेज़र टाइम बहुत ज़रूरी है अगर हमें लाइफ में फुल इन्जॉयमेंट करनी है तो। और इस लेज़र टाइम को इंश्योर करने के लिए वर्किंग आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगेन यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट 1948 का बहुत रेलेवेंस है, बिकॉज वहाँ जो वर्किंग आवर्स में रिस्ट्रिक्शंस है कि वर्किंग आवर्स इन अ वीक शुड नॉट बी मोर देन 48 आवर्स एंड इन अ डे इट शुड नॉट बी मोर देन 9 आवर्स, सो इट इज़ वेरी रेलिवेंट, ठीक है। अब आप देखो सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ का क्या मतलब है। सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि जो भी आपके सामाजिक और जो भी आपके धर्म या फिर संस्कृति के हिसाब से जो भी आपके त्यौहार हैं, ठीक है, यानी हिंदूज़ को उनके होली दिवाली पे छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने फैमिली और अपने समाज के साथ अपने फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको अपने ईद उल फितर ईद उल जुहा पे लीव मिलनी चाहिए। जो क्रिश्चियंस हैं उनको 20 मतलब जो डे ऑफ क्राइस्ट है, ठीक है, क्रिसमस डे है, वो उनको लीव मिलना चाहिए। तो मतलब लोगों को अपनी कल्चरल लाइफ को एंजॉय करने के लिए भी लीव या लेज़र टाइम या हॉलीडेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारी चीज़ें इसीलिए आपके जो भी हॉलीडेज़, फेस्टिवल हॉलीडेज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ में वो मिलते हैं, ठीक है। सिख को गुरु नानक जयंती मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ लीव भी कवर होता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, जो कहता है कि मतलब संडे तो वर्क हॉलीडे मिलेगा ही मिलेगा सभी एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस संडे, ठीक है, लोगों को मिनिमम 14 डेज़ का पेड लीव मिलना चाहिए। साथ ही साथ आप देखो कि वर्कर्स में विमेन को सहूलियत देना है, अगर एक लिविंग वेज या बेटर वेज देना है तो उसके लिए इक्वल रीन्यूमरेशन एक्ट 1976 बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उन्हें भी वर्क प्लेस पे मतलब उनको भी अगर अपने वर्क और उनकी सोशल कल्चरल लाइफ इंश्योर करनी है तो उनका मैटरनिटी रिलीफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये समझो कि जो मैंने मैटरनिटी रिलीफ
का जो एक्ट यानी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 आपको आर्टिकल 42 में पढ़ाया था, वो उतना ही रेलेवेंट आर्टिकल 43 में भी है। इसीलिए मैंने कहा था कि इन दोनों आर्टिकल्स के लिए जो प्रोविजंस एक्ट हैं उनका ओवरलैपिंग सिग्निफिकेंस है। अब और बात कर लेते हैं कि और ऐसे क्या एक्ट हैं जो लिविंग वेज या बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क फॉर अ डिसेंट लाइफ, लेज़र टाइम फॉर फुल एन्जॉयमेंट इन लाइफ या सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय करने के लिए बनाए गए हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 तो बहुत रेलेवेंट एक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट वर्कमेन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, ठीक है। ये एक प्राइमरी स्टेप है लिविंग वेज का कि मिनिमम वेज तो मिलना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिमम वेज जो भी इन्फ्लेशन की वजह से जो इन्फ्लेशन हुआ है, जो महंगाई बढ़ी है, उसे भी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और जो भी मिनिमम वेजेस हैं इनको टाइम टू टाइम आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा सो दैट जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो उनकी लाइफ को डिटेरियोरेट ना करे। जितना इन्फ्लेशन बढ़ा है उतना मिनिमम, जितना इन्फ्लेशन बढ़ा है कम से कम उतना तो वेज या सैलरी बढ़नी ही चाहिए। अदरवाइज़ तो फिर इंसान एक डिसेंट लाइफ तो जी ही नहीं सकता, वो अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने से डिप्राइव्ड हो जाएगा। साथ ही साथ अब देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 भी बहुत रेलेवेंट है, ठीक है। अगर वर्कर्स का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, उनका कोई मैनेजमेंट से डिस्प्यूट होता है तो उसके रेजोल्यूशन के लिए एक्ट बनाया गया जो कि अगेन वर्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 43 के प्रोविजंस के फुलफिलमेंट के लिए। साथ ही साथ आप देखो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 भी बहुत रेलेवेंट है। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको बताया कि कॉटेज इंडस्ट्री, ओके, यानी सरकार को मतलब विलेज लेवल पे, तो देखिए कॉटेज इंडस्ट्री इंडिविजुअल बेसिस पे प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने चलाया था NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि ये गवर्नमेंट का सेकेंड मोस्ट एम्बिशियस सोशल सेक्टर प्रोग्राम है जिसके तहत गांव ग्रामीण इलाकों में एक या एक से अधिक व्यक्ति आपस में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं। उनको ट्रेनिंग, उनको माइक्रो लोन, शिशु किशोर तरुण, ये PM मुद्रा योजना के अंदर लोन दिए जाएंगे। वो अपना कोई कॉटेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करें और विलेज इकोनॉमी और अपनी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करें। और कोऑपरेटिव बेसिस पे हम आर्टिकल 43B में देखेंगे कि अगर कोई कलेक्टिव या कोऑपरेटिव बेसिस पे अगर कोई इंडस्ट्री बनती है तो वो बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो हम उसको आर्टिकल 43B में देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अगर ओके, जो दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 43A, ठीक है। सो आर्टिकल 43A कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री की जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट में वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए आर्टिकल 43A बनाया गया। अब देखिए कि आर्टिकल 43A को इंसर्ट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 43A का ओरिजिनल टेक्स्ट क्या कहता है। सो ये कहता है कि द स्टेट, ओके, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और in any other way to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishment or organizations engaged in any industry। सो बेसिकली मोटा मोटा ये कह रहा है कि सरकार को ये प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है, सरकार को ये प्रयत्न करना चाहिए कि वो सुटेबल लेजिस्लेशन या लॉ बनाए जिसके तहत वो ये इंश्योर कर सके कि जो वर्कर्स हैं उनका मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन, यानी मैनेजमेंट का वो पार्ट बन सकें, ठीक है। और इस तरह से वर्कर का वेलफेयर इंश्योर होगा। और वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए, चाहे वो कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, चाहे कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट हो या किसी भी तरह की अदर ऑर्गेनाइजेशंस हों, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब आप इस बात को समझो। सबसे पहले तो बात ये आती है, अच्छा देखो आर्टिकल 43A यानी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये इंश्योर होती है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से।
यानी जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन के जो भी गाइडलाइंस रूल्स हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कवर होते हैं। तो अब सबसे अहम सवाल यहाँ पे ये है कि वर्कर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो देखिए वर्कर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है टू इंश्योर द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ठीक है, अब देखिए डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। जैसे अगर मैं गवर्नमेंट के लेवल पे बात करूं तो हम सभी लोग वी द सिटीजन ऑफ इंडिया हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, और हमारे प्रतिनिधि हमारे लिए लेजिस्लेशंस और स्कीम बनाते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में चूँकि काम वर्कर्स कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर हमें वर्कर्स को वॉइस देनी है, अगर हमें वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है तो वहाँ डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है। अब डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट वहाँ तब इंश्योर होगी जब वर्कर्स के अपना रिप्रेजेंटेशन हो, उनके लिए जो भी गाइडलाइंस या जो उनके लिए सैलरी वेजेज मतलब जो भी उनके बेनिफिट्स और उनके लिए लॉज रेगुलेशंस स्कीम बना रहे हैं उसमें इनका पार्टिसिपेशन या डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो या इनका रिप्रेजेंटेटिव का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। अब अगर आप ऐसे देखोगे कोई बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पे 10,000 वर्कर्स हैं तो 10,000 वर्कर्स किसी कॉमन हॉल में मैनेजमेंट के साथ बैठ के तो अपने लिए अपने बेनिफिट्स और अपने रूल्स गाइडलाइंस नहीं तय कर सकते हैं बिकॉज वो बहुत क्राउडेड हो जाएगा। तो जब भी कोई बड़ी फैक्ट्री होती है जहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनके कुछ प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के लिए, उसी तरह से वर्कर्स भी अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो मैनेजमेंट के साथ बैठकर वर्कर्स की आवाज़ बनते हैं, उनके लिए उनके हित में काम करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। अब आप देखो कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन या इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के क्या बेनिफिट होते हैं। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि देयर इज रिडक्शन इन द प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक। ठीक है, सॉरी। तो आप ऐसे देखो कि अगर किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में वर्कर्स को मैनेजमेंट के साथ मिलकर अपने लिए डिसीजंस बनाने का मौका मिले तो ऐसी संस्थाओं में प्रोटेस्ट या स्ट्राइक्स कम होते हैं बिकॉज ग्रीवेंसेस एंड द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स विल बी एड्रेस्ड प्रॉपरली। ठीक है, अब अगर हम वर्कर्स के ग्रीवेंसेस और उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं तो स्ट्राइक प्रोटेस्ट कम होंगे और स्ट्राइक और प्रोटेस्ट के कम होने से जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। वर्कर्स ज़्यादा टाइम काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो उस फैक्ट्री या इंडस्ट्री की जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर वर्कर्स के ग्रीवेंसेस और प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए तो उनका जो सेटिस्फेक्शन है, जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में जो सेटिस्फेक्शन और जो ट्रस्ट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी वर्कर्स का हेल्थ और साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ तीसरा आप बेनिफिट देखो कि वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट्स कम होंगे। ठीक है, और अगर वर्कर्स की हेल्थ वेलबींग अच्छा है, उनके ग्रीवेंसेस अगर सेटल हो रहे हैं, उनके ग्रीवेंसेस को फुलफ़िल किया जा रहा है तो उस केस में वर्कर्स का सेटिस्फेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल्टी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जो वर्क फोर्स या उनके एम्प्लॉयज़ का जो रिटेंशन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आप ऐसे देखो कोई भी कंपनी उठाकर देखो, अगर किसी कंपनी का वर्किंग इन्वायरमेंट कल्चर बहुत वर्कर सेंट्रिक है, ठीक है, एम्प्लॉय सेंट्रिक है, उनको अच्छा बेनिफिट, लेजर टाइम और रीजनेबल एन्जॉयमेंट की फैसिलिटी दी जाती है उन ऑर्गेनाइजेशंस की, और अगर उनके यहाँ बेटर सैलरीज और कॉम्पनसेशन है तो उन ऑर्गेनाइजेशन की रिटेंशन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ वर्कर्स बहुत हाई होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ठीक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत कितने प्रकार से या किन तरह के वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में हो सकते हैं। तो ये टोटल 5 टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहला है कलेक्टिव बार्गेनिंग।
देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है कि ये यूजुअली छोटे मोटे मतलब छोटे इंडस्ट्री या छोटे फैक्ट्री जहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ या वर्कर कम हैं, तो किसी कॉमन हॉल में या एक जगह पे सारे वर्कर और जो मैनेजमेंट या ओनर हैं वो बैठ के आपस में डिस्कशन करके वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग फैसिलिटीज़, कॉम्पनसेशन, सैलरी या सोशल बेनिफिट्स तय कर लेते हैं। तो ये जो वर्कर और मैनेजमेंट का जो इस तरह का पार्टिसिपेशन इंगेजमेंट है, इसको कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। देखिए दूसरा अगर मैं टाइप बताऊं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट या इंगेजमेंट, तो वो है वर्क काउंसिल या कमेटी। ठीक है, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है बिकॉज, और ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज़ में होता है जहाँ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ थाउजेंड्स में हैं, मोर देन 10,000 है। मान लीजिए कोई कॉटन, कोई टेक्सटाइल मिल है या कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है वो इंश्योर होता है थ्रू वर्क काउंसिल या कमेटी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक काउंसिल या कमेटी बना दी जाती है, ठीक है, उस कंपनी के अंदर, जिसमें वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी वर्कर्स के प्रतिनिधि, वर्कर्स के बीच जो पढ़े लिखे, जो इंटीग्रिटी, करेजियस, फियरलेस लोग होते हैं, ठीक है, जो वर्कर्स के आवाज़ को पूरे नॉलेज, विजडम और इन्फॉर्मेशन के साथ रख सकते हैं मैनेजमेंट के सामने। वर्कर्स ऐसे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव एक साइड बैठते हैं और दूसरे साइड में जो मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं या जो मैनेजमेंट के अपॉइंटीज़ होते हैं वो बैठते हैं, और ये दोनों आपस में डिस्कस करके वर्कर्स के जो भी ग्रीवेंसेस हैं, उनके लिए जो भी सैलरी, अलाउंसेस, कॉम्पनसेशन, फैसिलिटीज, सोशल बेनिफिट मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें तय करते हैं। तीसरा जो मेथड है वो है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। देखिए जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल यूजुअली बनाई जाती है बड़े एमएनसीज में। जब कोई कंपनी बहुत बड़ी होती है तो वो अडॉप्ट करती है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। वहाँ पे क्या होता है कि देखिए जो एक्चुअल एम्प्लॉयर होते हैं, जो कंपनी के ओनर होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी कंपनी में शेयर होल्डिंग्स होती हैं। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप ऐसी कंपनीज़ में देखेंगे तो एक जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल होती है जिसमें वर्कर्स के अपने रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, और इक्वल नंबर्स में जितने वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उतने ही रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट के होते हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पे बैठते हैं वो। और मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव आपस में डिस्कशन करते हैं कि क्या सैलरी, क्या वर्किंग आवर्स, वर्किंग कंडीशन, फैसिलिटीज, सोशल बेनिफिट्स होनी चाहिए। इन तमाम मामलों को तय करके वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो एक्चुअल मैनेजर्स या मैनेजमेंट ऑफ कंपनी है उनको एडवाइस और कंसल्टेशन देने का काम करते हैं। यूजुअली अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनकी एडवाइस या कंसल्टेशन अच्छा लगा, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के हित में है, तो वो अडॉप्ट करते हैं, अदरवाइज़ वो अडॉप्ट नहीं करते। यानी कि ये एडवाइजरी इन नेचर होता है। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल इज़ एडवाइजरी इन नेचर, ओके, इसका कोई बाइंडिंग इम्पैक्ट नहीं होता है। अब साथ में आप एक बात देखोगे, किसी कंपनी का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट होता है। यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो इंटरेस्ट होगी वही तो कंपनी का इंटरेस्ट होगा, बिकॉज दे आर द ओनर्स। अब जो चौथा टेक्निक होता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन का, वो है बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, और ये वर्कर्स का मैनेजमेंट के साथ सबसे पावरफुल इंगेजमेंट होता है, जहाँ पे वर्कर का प्रतिनिधि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बन जाता है और फिर वो कंपनी के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस बनने हैं उनको बनाता है, ठीक है। अब जो वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर बना है, वो उसको वो शेयर होल्डर नहीं होता है। आप ऐसे समझो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग बैठते हैं वो 3 तरह के लोग हो सकते हैं। पहला कि ऐसे लोग जो उस कंपनी में मेजर शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हो सकती है कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठाया गया है पर उनकी कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, वो सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, टू गिव एक्सपर्ट एडवाइस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट एंड पॉलिसी फार्मूलेशन या विजन डॉक्यूमेंट फार्मूलेशन फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरी कैटेगरी होती है कि वर्कर्स के रिप्रेजेंटेशन को बैठाया जाता है ताकि वो वर्कर्स के इंटरेस्ट और वेलफेयर के रिगार्डिंग पॉलिसी फार्मूलेशन एंड विजन फार्मूलेशन में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। अब जो आखिरी यानी 5वां तरीका होता है वो होता है वर्कर्स कंप्लीट ओनरशिप, ठीक है।
यानी कि वर्कर्स ही फैक्ट्री चला, मतलब वर्कर जो फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वर्कर्स ही मैनेजमेंट का पार्ट बन जाए, यानी मैनेजमेंट वर्कर का बन जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो वो जो लोग उसे चला रहे होते हैं, ठीक है, उसके वर्कर्स ही उसकी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। सो अब आप देखो कि आर्टिकल 43A इसको आर्टिकल 43A के फुलफिलमेंट के लिए ट्रेड यूनियंस बनाए गए, ठीक है। और ट्रेड यूनियंस को बनाने का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वर्कर्स के जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको सेटल किया जाए, ताकि जो भी वर्क प्लेस पे स्ट्राइक या प्रोटेस्ट है उनको रिड्यूस किया जाए और वर्कर्स का वेलफेयर इंश्योर हो। अब देखिए ट्रेड यूनियंस को जो, यानी वर्कर का जो यूनियन है, और आप ये देखो कि आर्टिकल 19(1)(c) क्या कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज फ्री टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पर्पजेज, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन, ठीक है, ये एक, आप ये समझो कि एक तरह का फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब आप ये समझो कि ट्रेड यूनियन मतलब वर्कर्स का अपना यूनियन, उनको रिप्रेजेंट करता है उनका यूनियन लीडर, ठीक है। अब ये यूनियन लीडर जो है ये मैनेजमेंट के सामने जाता है और अपने वर्कर्स की वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। पर ट्रेड यूनियंस की जो ऑब्जेक्टिविटी थी, जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफ़िल नहीं हो पाए, या वो बड़ा ही आप कह लीजिए कि मतलब वर्कर्स के ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल नहीं हो पाए, बिकॉज आप ऐसे समझो कि जो ट्रेड यूनियन का लीडर होता है ये कंपनी के मैनेजमेंट और उस इलाके में, मतलब जहाँ पे वो कंपनी या फैक्ट्री है उस इलाके का जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो वहाँ से एमएलए एमपी आते हैं, उनके साथ अलायंस बिल्ड कर लेता है। यानी कि ये मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी उसका ट्रेड यूनियन का जो लीडर होता है उस लीडर का रिलेशन उस पॉलिटिकल पार्टी यानी वहाँ के एमएलए एमपी से भी होता है। एट द सेम टाइम वो मैनेजमेंट के सामने भी वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में जो अब देखिए कि जो ट्रेड यूनियन लीडर, अगर उसके अंदर 10,000 वर्कर्स हैं तो आप ये समझो कि अगर उन वर्कर्स की फैमिली के अंदर देखेंगे, उनकी वाइफ, उनके माँ बाप, तो मतलब 3 तो फैमिली मेम्बर हो गए, एक वर्कर खुद, मैं बच्चों को काउंट नहीं कर रहा हूँ। ये अगर 4 एडल्ट मेंबर को लें और ऑन एन एवरेज अगर मान लीजिए कोई बूढ़े बाबा में से कोई एक गुजर गया, 3 मेंबर्स पर फैमिली भी आप लें एडल्ट मेंबर, तो 10,000 वर्कर्स की कंपनी के पास 30,000 मिनिमम एडल्ट मेंबर्स की वोटिंग होती है, मतलब वोट्स होते हैं। तो उस एरिया की जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो उस यूनियन लीडर को बहुत वैल्यू करती है, बिकॉज उसके पास 30,000 वोट्स हैं, ठीक है। वो काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है इलेक्शन में। तो उस केस में क्या है कि यूनियन लीडर का एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी से, और वहाँ से उसे पैसे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वो चूँकि बनाया ही गया था कि वो मैनेजमेंट के सामने वर्कर्स की वॉइस बने। अब आप ये समझो कि यहाँ पे एक और रिलेशन बिल्ड होता है। किसी भी एरिया में जो फैक्ट्री या इंटरप्राइज होती है वो वहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस बना लेती है, या उसके अपने कुछ अलायंस और डिस्प्यूट हो सकते हैं। बिकॉज देखो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो जो एमएलए एमपी हैं, उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए फंडिंग उस फैक्ट्री या इंडस्ट्री से जाती है, ठीक है। और उस इंडस्ट्री फैक्ट्री को चाहिए टैक्स रिबेट्स, ठीक है, टैक्स को लेकर सहूलियत, या जो भी अदर इन्वायरमेंटल लॉज लेजिस्लेशन है, पोल्यूशन के नॉर्म्स हैं, और बहुत सारे जो उनके व्हीकल रजिस्ट्रेशंस के काम हैं, उन चीज़ों में उनको सहूलियत चाहिए होता है। तो फैक्ट्री मैनेजमेंट का और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक अलायंस बन जाता है, और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट ट्रेड यूनियन के लीडर को देखती है एक वोट बैंक की तरह, और मैनेजमेंट के लिए यूनियन लीडर वॉइस ऑफ द वर्कर्स है। ये तीनों इस तरह के रिलेशनशिप में आते हैं कि जो यूनियन लीडर है ये पपेट बन के रह जाता है, ठीक है। ये उससे पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी डिज़ायर फुलफ़िल करती है, मैनेजमेंट भी फुलफ़िल करती है, और मैनेजमेंट और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के अपने इंटरेस्ट हैं तो उन दोनों से भी वो लीडर इन्फ्लुएंस होता है, प्लस वो लीडर उसके भी अपने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। आप ऐसे समझो कि ट्रेड यूनियंस बहुत ही अच्छा स्टेप था। अगर ट्रेड यूनियन का जो लीडर है, अगर उसके अंदर अपने वर्कर्स के एस्पिरेशंस को लेके ऑनेस्टी हो, इंटीग्रिटी हो उसके अंदर, अगर वो फियरलेस हो, तो वर्कर्स का वेलफेयर, मतलब वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है, वर्कर का बहुत अच्छा वॉइस बन सकता है।
पर यूजुअली ये देखा गया कि जो यूनियन लीडर्स हैं, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कनेक्शन और दोनों जगह से बेनिफिट खींचने के चक्कर में ये डिसऑनेस्ट या ये डर जाते हैं या इनकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और यही कारण है कि ट्रेड यूनियन के थ्रू जो वर्कर्स का वेलफेयर की एक्सपेक्टेशंस थी वो उतनी फुलफ़िल नहीं हो पाई। और एक बात मैं यहाँ मतलब मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया, हालांकि मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, बिकॉज मैं लेक्चर्स बनाते समय कभी भी अपनी व्यक्तिगत राय नहीं रखता हूँ, पर मुझे लगता है कि कह देता हूँ। ओके, मैं अपने जीवन के अनुभव में ये देखा, ख़ास करके मैं एक ग्रामीण इलाके से आता हूँ, तो मैंने अपने गांव और अपने इलाके में देखा है कि जो प्रधानी का चुनाव होता है, मतलब जो प्रधान का जो कैंडिडेट होता है, वो अगर किसी फैमिली के एडल्ट मेंबर को 2000 रुपये, जो उसका मेल मेंबर है, जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, ठीक है, अगर उसको 2000 रुपये और एक बोतल दारू दे दी जाए, देसी दारू या कोई अंग्रेज़ी की सस्ती दारू, तो वो अपने एस्पिरेशंस, अपने फैमिली की एस्पिरेशंस और अपने बच्चों की प्रेजेंट और फ्यूचर एस्पिरेशंस को बेच देता है। वो उस कैंडिडेट को सिर्फ उस 2000 रुपये और एक बोतल दारू के लिए वोट देता है। मैं आपको बताऊं कि हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक सॉवरेनिटी को सिर्फ उस वक्त एंजॉय करते हैं जब हम वोटिंग राइट को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, यानी वोट डालते समय हम सॉवरेन होते हैं। वोटिंग राइट एक बेहतरीन मतलब राइट है, वो उस समय आप सॉवरेन होते हैं। और आप ऐसे समझो कि जो प्रधान है वो रूरल एरिया के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसे चुना जा रहा है। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने विलेज के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सारे एस्पिरेशंस, अपनी एस्पिरेशंस, अपने बच्चों के एस्पिरेशंस को बेच देते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं सिर्फ 2000 रुपये पर वोट और एक बोतल दारू के लिए। मतलब आप यकीन मानो, जब मैं इस तरह की चीज़ें मतलब होती हैं चुनाव से 2-3 महीना पहले, जब दिल बैठ जाता है, मतलब क्या कहा जाए। और सबसे मतलब ये तो मैंने बोला ना कि जब जैसे एक यूनियन लीडर है, जब वो अपने ऑनेस्टी इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है ना, जब वो डर जाता है, तो वो उन हज़ारों वर्कर्स की एस्पिरेशंस को बर्बाद कर देता है। उसी तरह से जब ग्रामीण इलाकों में ये जब हम जाति के आधार पे वोट देते हैं या फिर पैसे लेकर और दारू के एक बोतल के लिए वोट देते हैं, तो आप अपने इलाके के सारे जो व्यक्ति आपको पैसे दे के वोट खरीद रहा है, जो आपको दारू की बोतल दे के वोट खरीद रहा है, वो क्या विकास करेगा। तो वो जो चीज़ मैं देखता हूँ ना, मतलब आत्मा बैठ जाती है यार। और उस वक्त मुझे यही लगता है कि आम आदमी नहीं, वो चीप आदमी है। एक आम आदमी फियरलेस हो सकता है, एक आम आदमी अपने एस्पिरेशंस के रिस्पेक्ट कर सकता है, अपने बच्चों के एस्पिरेशंस के रिस्पेक्ट कर सकता है। वो पूरे ज़िम्मेदारी से अपने डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस के लिए वोट डाले, उस कैंडिडेट को दो जो उन एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करना चाहता है। एक आम आदमी जब 2000 रुपये के लिए और एक बोतल दारू के लिए अपने सारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस को बेच रहा है, तो वो आम आदमी नहीं, वो चीप आदमी है। और यही है ग्राम पंचायत या आप ग्राम प्रधानी का ये जो इलेक्शन है, ये इसी तरह से काम करता है। और ये मैं कोई न्यूज़ या कहीं से सुन के नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। और ये सब देखकर उस वक्त जो महसूस होता है, मैं उसे क्या ही यहाँ पे व्यक्त करूँ, मतलब क्या ही कह सकता हूँ, लिव इट। और आप ऐसे समझो कि जो पिता ये कर रहा है, उसके बच्चे देख रहे हैं, वो जब एडल्ट हो जाएगा, जब वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए इंटाइटल्ड हो जाएगा, तो वो भी कुछ पैसों के लिए और एक बोतल दारू के लिए अपने एस्पिरेशंस बेच देगा। या तो फिर आप जाति के आधार पर अपने एस्पिरेशंस बेच देते हैं कि हमारी जाति का है तो हम देंगे। तो वही बात है कि जैसे एक यूनियन लीडर ने अपनी इंटीग्रिटी को, अपनी ऑनेस्टी को जब कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो उसने वर्कर्स के एस्पिरेशंस को बर्बाद कर दिया, फुलफ़िल नहीं होने दिया। उसी तरह से ये मैंने एक एग्जांपल कोट किया, और ये एक तरह की दुख थी, दुविधा थी, मतलब दुख थी, दुविधा तो नहीं, इट्स नॉट अ डिलेमा, ये दुख है और मैंने इसे व्यक्त किया। खैर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमारा जो आखिरी आर्टिकल है,
ओके ओके, देखो यार, मैं पर्सनल ओपिनियन से बहुत बचता हूँ या पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं नहीं शेयर करता हूँ, पर मतलब वो स्ट्राइक कर गया। खैर, इट्स ओके। सो आर्टिकल 43B, ठीक है। सो अगर मैं आर्टिकल 43B की बात करूं तो ये कहता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ओके। यानी कि जो मैंने आर्टिकल 43 में बोला था कि गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स और गवर्नमेंट शुड शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री एट इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस, तो अब यहाँ पे आप देखो कि उसके फुलफिलमेंट के लिए एक सेपरेट DPSP ही बना दी गई, आर्टिकल 43B। अब आप देखो कि आर्टिकल 43 का पहले ओरिजिनल टेक्स्ट देख लेते हैं। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसका क्या मतलब है? सरकार को, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि वो प्रमोट करें वॉलंटरी फॉर्मेशन, ओके। वॉलंटरी फॉर्मेशन का मतलब है कि लोग आपस में एक साथ आकर कोई इंटरप्राइज़ या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई रूरल एरिया है, वहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है, किसी तरह का फार्म एक्टिविटी कर रहे हैं, और अगर उनके अपने कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और वो सभी अपनी मर्ज़ी से एक साथ आकर अगर कोई इंटरप्राइज़ या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि ये वॉलंटरी फॉर्मेशन होना चाहिए। ऑटोनॉमस फंक्शनिंग का मतलब है, ऑटोनॉमस का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग या इंडिपेंडेंट, यानी कि ये जो भी इंटरप्राइज़ होगा ये इंडिपेंडेंट होगा, सेल्फ गवर्निंग इन नेचर होगा। डेमोक्रेटिक कंट्रोल का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब है सबकी आवाज़ सुनी जाएगी, सबकी आवाज़ या सबकी आवाज़ की वैल्यू होगी। इसे इंश्योर करने के लिए जितने भी मेंबर, ठीक है, आपस में मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी या इस तरह का कोई इंटरप्राइज़ बनाते हैं, हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है, और ये सभी मेंबर्स अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करते हुए अपने बीच से अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं, जो इनको मैनेजमेंट को संभालते हैं। साथ ही साथ ये कह रहा है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जो मेंबर्स अपने बीच से जो लोग चुन रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा रहे हैं, उसके अलावा अब आप देखो अगर गांव के 40 लोगों ने मिलकर अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, तो उनके पास वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के एक्सपर्टीज़ नहीं होते हैं कि मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन को कैसे बनाना है, ठीक है, कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो जो ऑपरेशनल, जो टेक्निकल आस्पेक्ट, लीगल आस्पेक्ट है, उसके लिए उनको प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं, जो कि दे मे नॉट बी द मेंबर ऑफ दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट दे गिव देयर प्रोफेशनल सर्विस फॉर सैलरी, ओके। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटरी फॉर्मेशन से होनी चाहिए, ऑटोनॉमस इन फंक्शनिंग होना चाहिए, डेमोक्रेटिक इन ऑपरेशन होना चाहिए, और उसके सक्सेस के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा था, मतलब महात्मा गांधी जी ग्राम स्वराज मॉडल के आप ये कह लीजिए कि महात्मा गांधी जी का प्रिंसिपल्स था कि अगर हमें इंडिया को डेवलप करना है तो ग्रामीण इलाकों का विकास ज़रूरी है, और उनके विकास के लिए महात्मा गांधी जी का कहना था कि उनको सेल्फ रूल मिलना चाहिए, यानी उनको अपनी एस्पिरेशंस और अपनी ग्रीवेंसेस को फुलफ़िल करने का मतलब एक गवर्निंग अथॉरिटी मिलनी चाहिए। और उनके उस ग्राम स्वराज मॉडल के आधार पे ग्राम पंचायत बनाया गया। साथ ही साथ सेल्फ गवर्निंग रूल वो सिर्फ पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं एडवोकेट किए थे, उनका कहना था सोशो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने की भी राइट, और उसके लिए उनका कहना था कि विलेज लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होनी चाहिए। यानी कि सेल्फ रूल या ग्राम स्वराज मॉडल दो तरीके से इंश्योर हो जाएगा, एक तो ग्राम पंचायत और दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें रूरल इंडिया, भारत के ग्रामीण इलाकों को इंडस्ट्रियलाइज करना है, ठीक है, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो उसका बेस्ट तरीका है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कैसे, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए
आप कोई भी इंडिया का विलेज ले लें, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल विलेज लें जहाँ पे जो भी विलेज के हाउस होल्ड हैं, हर हाउस होल्ड में, मैं एक हाइपोथेटिकल केस दे रहा हूँ आपको, एक काऊ या एक बुफेलो है हर घर में, ठीक है, और वो काऊ या बुफेलो ऑन एन एवरेज एक टाइम पे 4 लीटर मिल्क दे रही है, यानी 4 लीटर मिल्क मॉर्निंग में 4 लीटर मिल्क इवनिंग में, तो टोटल एक दिन में वो 8 लीटर मिल्क देगी, ठीक है। अब वो फैमिली जो है अपने हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए 2 लीटर रख लेगी, 6 लीटर बेचेगी। अब मानिए कि उस गांव में ऐसे 40 हाउस होल्ड हैं और उन 40 ने 6-6 लीटर बेचा, तो 6 चौका 24 यानी 240 लीटर्स टोटल मिल्क बेचा। अब ये अगर मिल्क वो किसी लोकल मिल्क मैन या वेंडर को बेच रहे हैं तो वो इनसे ये मिल्क ख़रीदेगा, अपना लेके जाएगा, अपना प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके उसे मार्केट में बेचेगा, या डायरेक्ट इनसे मिल्क लेके मार्केट में लाके बेचेगा। अब वो जो मिडिल मैन है वो अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेगा, प्रॉफिट चार्ज करेगा। मान लीजिए कि उसने 20 रुपये प्रति लीटर, मान लेते 30 रुपये प्रति लीटर उसने दूध खरीदा। अब वो शहर में बेच रहा है 45 रुपये प्रति लीटर, 5 रुपये उसका ऑपरेशन कॉस्ट हो गया, 10 रुपये प्रॉफिट हो गई। तो मिडिल मैन, देखिए गांव के लोगों की कॉमन इंटरेस्ट क्या है कि उनके पास गाय या भैंस हैं जिससे कि उनका दूध का उत्पादन यानी मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, और उस मिल्क के प्रोडक्शन को मार्केट में बेचना और उससे अर्निंग, मतलब अपने मिल्क को बेचकर अर्न करना अपने लाइवलीहुड के लिए एक उनका कॉमन इकोनॉमिक एस्पिरेशन है, ठीक है। तो अगर ये सभी 40 हाउस होल्ड आपस में मिल के अपना एक इंटरप्राइज बना लें, अपनी एक कंपनी, अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें कि ठीक है हम सभी अपने मिल्क को लाएंगे, अपनी एक इंटरप्राइज, अपनी एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं अपने गांव में, उसको बनाने के लिए सभी लोग आपस में मिलकर पैसे लगाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे ये अपने दूध को प्रोसेस करें, उसकी पैकेजिंग करें और उसको खुद शहर में बेचें। तो जो पैसा मिडिल मैन कमा रहा था वो पैसा इनको मिलेगा। तो 30 रुपये के बजाय ये अपना 40 रुपये लीटर दूध बेच सकते हैं। तो एक तो ये जितने भी हाउस होल्ड हैं, फार्मर्स हैं, इनकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, और जो कंज्यूमर है उसको भी थोड़ा सस्ता मिलेगा, क्योंकि पहले मिल्क मैन 30 में ख़रीद के 15 रुपये जोड़ के 45 में बेच रहा था, तो जो प्रोड्यूसर है यानी जो फार्मर है उसको 30 रुपये मिल रहा था और कंज्यूमर को कॉस्ट 45 रुपये पड़ रहा था। पर अगर ये आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई ऐसा इंटरप्राइज बना लेते हैं और अगर ये 40 रुपये लीटर में बेचेंगे तो हर एक फार्मर को तो 40 रुपये मिलेगा पर कंज्यूमर को 5 रुपये सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो तरीका हैं जिससे कि फार्मर का जो भी प्रोड्यूस है, चाहे वो डेयरी प्रोड्यूस हो, पोल्ट्री प्रोड्यूस हो, फूड ग्रेन प्रोड्यूस हो, इन सभी प्रोड्यूस से फार्मर और मार्केट के बीच जितने भी मिडिल मैन हैं इनको रिमूव करने की बात करता है। यानी कि अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक ग्रामीण मतलब एक गांव लेते हैं जहां 50 घर हैं और वो 50 घर खेती करते हैं और वो राइस और वीट को प्रोड्यूस करते हैं। अब वो अपनी राइस या वीट किसी राइस मिल को बेचेंगे तो लो कॉस्ट पे बेचेंगे, वो उन्हें प्रोसेस करके पैकेजिंग करके सुपर मार्केट में 2 या 3 गुने दाम पे बेचता है। और अगर ये सभी फार्मर्स अपनी एक राइस मिल बना ले, अपनी सिलॉस बना ले, स्टोरिंग यूनिट बना ले, अपनी प्रोसेसिंग यूनिट बना ले, तो सारे फार्मर्स अपना फूड ग्रेन लाएं, उसे प्रोसेस करें, पैकेजिंग करें और डायरेक्ट मार्केट में बेचें। तो जो 2 गुना मिडिल मैन राइस मिल वेंडर कमा रहा था वो अब आप फार्मर्स कमाएंगे, और अब चूँकि फार्मर्स की इनकम 2 गुनी बढ़ेगी तो उसे सस्ता बेचेंगे तो कंज्यूमर को भी सस्ता पड़ेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हैं वो फार्मर या प्रोड्यूसर के लिए ग्रामीण इलाकों में, चाहे आप वेजिटेबल का प्रोडक्शन करते हो, चाहे आप डेयरी का प्रोडक्शन करते हो या फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करते हो, चाहे फिशरी इंडस्ट्री हो, चाहे पोल्ट्री इंडस्ट्री हो या फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, या कोई मेडिसिनल प्लांट, कोई रूट प्लांट का प्रोडक्शन हो, ये सारे प्रोडक्शन अगर वो विलेज के लोग कर रहे हैं और उनका कॉमन गोल क्या है कि उनको बेच के उससे पैसा अर्न करना है जिससे उनकी सेविंग और लाइवलीहुड चलनी है, ये उनका कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो वो एक तरह के प्रोडक्शन करने वाले लोग एक साथ आ जाएं, अपनी एक इंटरप्राइज बना लें अपने प्रोड्यूस को, और उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलेगा। यानी कि जब भी आप लार्जर वॉल्यूम पे प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी बेनिफिट मिलेगा, हर एक इंडिविजुअल के रेवेन्यू इनकम बढ़ जाएगी और इस तरह से इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो फुलफ़िल होंगे ही होंगे।
प्लस इस तरह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर होता है रूरल इंडिया में, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, बेटर रोड्स बनेंगे, ये लोग अपने लिए प्राइवेट स्कूल्स बना सकते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसे से बनाओ, क्योंकि यहीं सभी लोग मिलके आपस में बनाए वो सोसाइटी। और ये अपने लिए हॉस्पिटल्स या एम्बुलेंस की फैसिलिटी, तो ये अपने कॉमन इंटरेस्ट के फुलफिलमेंट के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी या इंटरप्राइज बनाएं। लेकिन जब वो चल जाएगा, जब वो चटक जाएगा, तो उससे होने वाली रेवेन्यू इनको ये ऑप्शन देगी कि अपने सोशल एस्पिरेशंस को भी फुलफिल करने के लिए बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशंस जो विलेज लेवल पे वो ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो आप समझो कि बेनिफिट्स क्या हैं कि रिमूव द मिडिल मैन, इनकम ऑफ द फार्मर या प्रोड्यूसर विल इंक्रीज, कॉस्ट टू कंज्यूमर्स विल फाइनली रिड्यूस, और विलेज इकोनॉमी या विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का या इंडस्ट्रियलाइज करने का ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। और जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले, लिज्जत पापड़, अमूल, दीज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल एंटरप्राइज, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके फंक्शनिंग, ओके, अब पहले थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन या लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट है उनको देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 43B को इंसर्ट किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत, ठीक है। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत 3 तरह के चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला, आर्टिकल 19(1)(c) को अमेंड किया गया, ठीक है, और उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड कर दिया गया। तो आर्टिकल 19(1)(c) इससे पहले क्या था कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ फ्री टू फॉर्म देयर एसोसिएशन और यूनियन फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल पर्पजेज़। तो आर्टिकल 19(1)(c) में अमेंड करके कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड ऐड कर दिया गया। तो अब ये क्या हो गया, अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 19(1)(c) की लैंग्वेज क्या हो गई कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ फ्री टू फॉर्म देयर एसोसिएशन, यूनियंस और एनी काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पर्पजेज़, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट से पहले तो आर्टिकल 19(1)(c) में कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड इंसर्ट हुआ। दूसरा कि इस अमेंडमेंट के थ्रू ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट तो बना कि मतलब जो भी सिटीजन्स हैं इनका फंडामेंटल राइट है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, ठीक है। और जब ये फंडामेंटल राइट बन गया तो इस राइट को इन्फोर्स की जा सकती है अगेंस्ट द स्टेट थ्रू द कोर्ट। यानी कि अगर विलेज लेवल पे अगर कुछ लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो उनको उसे बनाने, गवर्न करने के लिए सुटेबल लेजिस्लेशन एक्ट होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। इसीलिए जैसे ही ये फंडामेंटल राइट का पार्ट बना, ये नेसेसरली और मैंडेटरी रहती है गवर्नमेंट के लिए कि उनके लिए फुलफिलमेंट। साथ ही साथ अगर उन लोगों की वो इकोनॉमिक सोशल कैपेसिटी नहीं है तो इस फंडामेंटल राइट को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट को उन्हें सोशो इकोनॉमिक एड देना पड़ेगा। सोशो एड का मतलब है कि उनको सुटेबल ट्रेनिंग, सुटेबल नॉलेज, स्किल प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर सके। साथ ही साथ उन्हें फाइनेंशियल फंडिंग अगर उनको नीड है लो इंटरेस्ट लोन्स की तो वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज था आर्टिकल 19(1)(c) का। अब बात कर लेते हैं कि दूसरा जो बदलाव आया कि इसी 97th अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 43B इंसर्ट किया गया जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रमोशन, स्ट्रेंथनिंग को लेके प्रोविजंस या सुटेबल लेजिस्लेशन की बात करता है। तो ये एक तरह की एडिशनल एड मिली कि सरकार टाइम टू टाइम कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देती रहे और इनके ऑटोनॉमस डेमोक्रेटिक और वॉलंटरी फॉर्मेशन के लिए सारे सुटेबल लेजिस्लेशन और कदम उठाती रहे। साथ ही साथ जो तीसरा चेंज था वो था कि इसमें इसने एक नया पार्ट ऐड किया 9B, ओके। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9th पार्ट के अलावा इसने एक नया पार्ट 9B ऐड किया, ठीक है, जिसको टाइटल किया गया दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और उसके अंदर रखे गए आर्टिकल 243ZH से 243ZT, ओके। तो ये इतने आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए 243ZH और 243ZT।
अब एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ कि इन आर्टिकल्स के अंदर क्या बातें लिखी गई हैं। तो जैसे मैं अगर 243 की बात करूँ तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डेफिनेशन से डील करता है। 243 इन कॉरपोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। 243 नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड एंड ऑफिस बियरर्स की बात करता है। 243 के इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनके इलेक्शंस के प्रोविजंस के बारे में और उनके इलेक्शंस को लेके बात करता है। आर्टिकल 243 सुपरसीशन एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड मेंबर्स। ओके, इस तरह से आप समझो कि 243 ऑडिट्स अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑडिट करने के प्रोविजंस के बारे में बात करता है। ठीक है। और 243 राइट ऑफ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इंफॉर्मेशन के प्रोविजंस। ठीक है। 243 रिटर्न्स, ठीक है, उसको लेके बात करता है। 243 पेनाल्टीज़ को लेके डील करता है और ऑफेंसेस को डील करता है। ठीक है। और 243 एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये तमाम तरह के मतलब ये जो आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए 243 से 243 उनके अंदर ये प्रोविजंस कवर हुए हैं रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स के अंदर। अब देखो कि इस अमेंडमेंट से जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ वो ये था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये आती है एंट्री नंबर 32 ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है। तो जो हमारे संविधान का 7th शेड्यूल है जिसमें स्टेट लिस्ट की बात की गई है, तो हमारे 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में जो एंट्री नंबर 32 है यानी जो 32 संख्या है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डील करता है, यानी कि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है और इस पे लॉ बना दी पार्लियामेंट ने। ठीक है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने इसे आप ये कह लीजिए कि मतलब इनवैलिड कर दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि चूँकि सेंटर ने यानी कि नॉट सेंटर एक्चुअली पार्लियामेंट ने 97th अमेंडमेंट जो बनाया है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है। उनके एंट्री नंबर 32 में आता है। तो ये जो अमेंडमेंट था इसको उन्होंने इनवैलिड किया। गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो वर्डिक्ट दी वो बोला कि इट इज़ करेक्ट, गुजरात हाई कोर्ट सही है। मतलब जो स्टेट लिस्ट के जो चूँकि कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो उस पर सेंटर लॉ नहीं बना सकती, लेकिन इस अमेंडमेंट का जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडिंग पावर के अंदर आता है वो वैलिड हुआ। जैसे आर्टिकल 19(1)(c), मतलब इस अमेंडमेंट से जो आर्टिकल 19(1)(c), ये आर्टिकल 19(1)(c) का अमेंडमेंट था। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड डालना, ये अमेंडमेंट वैलिड है बिकॉज आर्टिकल 368 कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। साथ ही साथ आर्टिकल 43B का इंसर्जन मतलब इंसर्ट करना आर्टिकल 43B को, ये भी वैलिड है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट में, ठीक है, इस एक्ट ने जो पार्ट 9B में जितने भी प्रोविजंस या जिन आर्टिकल्स की बात कर रहा है वो सभी प्रोविजंस या आर्टिकल जो कि यूनियन टेरिटरी के कोऑपरेटिव सोसाइटी या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ डील करते हैं वो सारे आर्टिकल्स प्रोविजन वैलिड होंगे, पर जो प्रोविजंस या आर्टिकल्स स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर डील करते हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ठीक है। तो आर्टिकल 19(1)(c) वैलिड रहा, 43B वैलिड रहा और जो यूनियन टेरिटरी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेके जो प्रोविजंस आर्टिकल डील करते हैं वो वैलिड रहा। ठीक है। बाकी जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के आर्टिकल्स प्रोविजंस थे वो नल एंड वॉइड हो गए। अब आप एक बात समझो कि हर एक स्टेट ने अपना स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया है, अलग अलग स्टेट ने अलग अलग ईयर्स में बनाए हैं। ठीक है। इसलिए मैं हर स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट यहाँ नहीं बता सकता हूँ, पर आप अपने स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट गूगल पे देख सकते हैं। अब आप देखो कि किसी स्टेट के अंदर अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बननी है तो उसे अपने स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के साथ खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है। बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है। और सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी इंटरप्राइज, ये सब मैं मतलब बताऊँगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि एक स्टेट से मतलब एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट को कवर करती है, यानी अगर
कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसे खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2000। ओके, सो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2000 के तहत उसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। आप देख लेना, ये 2000 है, 2002 है, आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है, तो आप वो देख लेना। यानी कि अगर कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसे खुद को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, और स्टेट की है तो उसे स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के जो भी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। अब आप ये समझो, थोड़ा सा इसका डेमोक्रेटिक ऑपरेशन देख लेते हैं। आप देखो कि जो मैंने कहा था कि हर मेंबर के पास एक वोट होता है, और मेंबर्स अपने ही बीच से जो भी थोड़ा प्रोफेशनल एक्सपर्ट इनलाइटन लोग होते हैं, जो थोड़ा मतलब ऐसे लोग होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेटर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उनको इलेक्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बनाते हैं। अब किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी जो मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं, उनकी संख्या 21 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो इलेक्टेड मेंबर बैठ रहे हैं उनकी संख्या 21 से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्लस ये एक फिक्स टेन्योर के लिए इलेक्ट होते हैं 5 ईयर्स के लिए, यानी हर 5 साल बाद वो इलेक्टेड मेंबर्स कंपल्सरली रिटायर हो जाएंगे एंड दे विल बी रिप्लेस बाय न्यू इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो एक सीट होती है वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए फिक्स होती है या रिज़र्व होती है, और 2 सीट्स वीमेन के लिए रिज़र्व होता है। ठीक है, तो ये तो उसका डेमोक्रेटिक ऑपरेशन हो गया। अब आप देखो कि जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ये लिमिटेड लाइबिलिटी इंटरप्राइज होती हैं। मैंने आपको बताया था कि इनका फॉर्मेशन जो होता है वो वॉलेंट्री इन नेचर होता है, यानी जो भी फार्मर्स या जो भी प्रोड्यूसर्स जिनका एक कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो अपनी जो भी कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं वो अपना कैपिटल लाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब टोटल इन्वेस्टमेंट में उनका कैपिटल का जितना परसेंटेज या शेयर है उनकी लाइबिलिटीज़ उनके उस शेयर कैपिटल तक लिमिटेड होती है। इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब, पहले इसके 2 कॉन्सिक्वेंस होंगे। पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये होगा कि जो प्रॉफिट अर्न करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी वो आपके शेयर कैपिटल, जो आपका शेयर कैपिटल में जितना परसेंट था प्रॉफिट में उतना परसेंट आपको मिलेगा। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी फेल करती है, ठीक है, अगर उसका डिसोल्यूशन होता है, ठीक है, अगर वो इनसॉल्वेंट होती है तो आपका जो एसेट डूबेगा वो उतना डूबेगा जो आपका शेयर कैपिटल था, ठीक है, जो आपका इन्वेस्टमेंट था। यानी आपकी जो भी लाइबिलिटी इकोनॉमिक लाइबिलिटीज़ हैं वो आपके शेयर कैपिटल या आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है, उतना ही आपका पैसा डूबेगा। उसके अलावा आपका कोई पर्सनल एसेट कोई नहीं ले सकता। ठीक है, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, बाकी मैंने आपको बेनिफिट्स बता ही दिए हैं। बाकी मैंने बता ही दिया कि चूँकि गुजरात हाई कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को इनवैलिड दिया था पर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, और गुजरात हाई कोर्ट के उस पार्ट को सपोर्ट किया कि जो स्टेट सब्जेक्ट से जो प्रोविजंस डील करते हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे, पर 19(1)(c) वैलिड है, 43(b) वैलिड है। ठीक है, और मल्टी स्टेट और यूनियन टेरेटरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करने वाले प्रोविजंस और आर्टिकल वैलिड होंगे। So this is all about Article 43, 43A and 43B. Thank you so much.